मुझे आज भी अरविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है, किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। चलिए जी, now we will discuss the another manufacturing process, that is forming. क्या होती है बच्चों फॉर्मिंग? गर्म करके पीटते हैं, हाँ। फोर्जिंग एक तरीका है, हाँ, एक टाइप है फॉर्मिंग का। तो अभी तू आईटीआई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आईटीआई वाला ऐसा आंसर देगा, उसको लेके पीट पीट के उसको बराबर करते हैं सर हम लोग, उसके लिहाज से ठीक है। यहाँ पे जो डिजायर्ड शेप आप दे रहे हो, उसके लिए आप मटेरियल के साथ क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहे हो? तो शेप चेंज कैसे हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो कौन सा डिफॉर्मेशन हो रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप डिफॉर्म तो कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो डिजायर्ड शेप है वो कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? बॉडी को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके। डिजायर्ड शेप ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बॉडी को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना पड़ेगा। करेक्ट? बात समझ में आ रही है कि कुछ भी बना रहे हो तो क्या कर रहे हो? प्लास्टिकली उसको डिफॉर्म ही तो कर रहे हो ना। फॉर्जिंग कर रहे हो या रोलिंग कर रहे हो, रोलिंग में आप मटेरियल को शीट से पास कर रहे हो, तो कर क्या रहा है? वो डिफॉर्म कर रहा है मटेरियल को। अब ये डिफॉर्मेशन होगा कैसे? हाँ, अब इसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस कितना होना चाहिए? अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा, तभी डिफॉर्म होगा, तब वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो जाएगा अगर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, अल्टीमेट से कम होना चाहिए। करेक्ट है? तो सेकेंड पॉइंट है फॉर्मिंग में कि अप्लाइड फोर्स मस्ट बी above the yield stress of material above the yield stress of material but less than ultimate stress. Third, applied stress could be tensile, compressive, shear, or combination of these stresses.
कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रेसेस। तो आप डिजायर्ड शेप अप्लाई करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्ट्रेस होता है वो एक स्ट्रेस नहीं लगता, एक से ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बॉडी पे एक्ट करते हैं, राइट। चलिए, नाउ क्लासिफिकेशन of forming first bulk material deformation, बल्क मटेरियल डिफॉर्मेशन या बल्क मेटल वर्किंग बोलते हैं। बल्क मेटल वर्किंग, यहाँ पे क्या होगा, होल बॉडी will be subjected to plastic deformation. Example: forging, rolling, extrusion, and wire drawing. Then comes second, sheet metal operations. Where localized deformation or fracture occurs. Raw material is sheet. इसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो शीट के फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट इज शीट? इसकी थिकनेस कम हो, है ना, एरिया के कंपैरिजन में उसकी थिकनेस कम हो, उसको हम शीट कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं बल्क डिफॉर्मेशन के लिए, उसको हम कहते हैं बिलेट। दैट इज नोन एज बिलेट। चलिए, प्रोसेस कौन कौन सी होगी यहाँ पे? पंचिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग बहुत सारी है, बस इंपॉर्टेंट मैं लिखवा देता हूँ। पंचिंग, ब्लैंकिंग एंड डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग। देखो, पंचिंग और ब्लैंकिंग में क्या कर रहे हैं हम? लोकलाइज्ड क्या होगा? पंचिंग और ब्लैंकिंग कैसे करते हैं? एक शीट लिया और पंच से हिट किया, तो क्या करेगा वो? थिकनेस कम नहीं करेगा, पंच करेगा वो। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे पंचिंग जब करोगे तो एक डाई होता है, ये डाई है, इसके ऊपर मैं पुट करूंगा एक शीट और इस पर मैं अप्लाई करूंगा फोर्स। करेक्ट है? अब पंचिंग के केस में क्या होगा कि ये फ्रैक्चर हो जाएगा मटेरियल और कुछ पोर्शन इसका बाहर निकल जाएगा। ब्लैंकिंग के केस में भी सेम ही चीज होगा, बट दोनों का पर्पस अलग अलग है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। डीप ड्राइंग जो करते हो वो भी सेम ही प्रोसेस है, लेकिन यहां पे बॉडी फेल नहीं होती है, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाती है। डीप ड्राइंग के केस में क्या होगा? डीप ड्राइंग अगर आप करोगे तो यही
शीट रखोगे, लेकिन ये शीट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पंचिंग और ब्लैंकिंग में फ्रैक्चर होकर बाहर निकल गया। डीप ड्राइंग में ये फ्रैक्चर नहीं होगा, डीप ड्राइंग में ये होगा डिफॉर्म। डिफॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, शीट का पोजीशन क्या बन जाएगी, हाँ शीट जो है वो एक कप का शेप ले लेगी। जो शीट पहले आपकी प्लेन थी, अब क्या हो जाएगा, वो शीट का कंडीशन ऐसा हो जाएगा। राइट तो बेसिकली दो मेजर क्लासिफिकेशन अपन कर देते हैं। एक कि जहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रही है, और एक जगह पे लोकलाइज ऑपरेशन हो रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पंचिंग कर रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ, सिर्फ इतना पोर्शन पे ही तो हमने फोर्स अप्लाई किया, बाकी पोर्शन पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। डीप ड्राइंग में भी हमने सेम काम किया, लेकिन बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में आपको पूरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो समझना है, और ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मिंग, फर्स्ट हॉट फॉर्मिंग, कोल्ड फॉर्मिंग। राइट क्या समझ में आया, हॉट फॉर्मिंग क्या होता है? हॉट फॉर्मिंग में हॉट करेंगे, कोल्ड फॉर्मिंग में हॉट नहीं करेंगे। कोल्ड फॉर्मिंग में भी आपको हीट करने की जरूरत पड़ सकती है, और करते भी हैं हम लोग। अंतर यह है कि हॉट फॉर्मिंग में मटेरियल इज हीटेड, बियॉन्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और कोल्ड फॉर्मिंग में बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यानी कि जो डिफॉर्मेशन आप कर रहे हो, देखो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, बॉडी को डिफॉर्म करना है। अब दो चीजें मैं कर सकता हूं, एक मैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जाके बॉडी को डिफॉर्म करूं, और एक मैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे रहते हुए बॉडी को डिफॉर्म करूं। करेक्ट है? तो ये हो गया बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? हर बॉडी का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसकी ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं। जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर चले जाते हो तो वो सब हट जाता है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ कूलिंग नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, नई ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म होंगी। करेक्ट है? कोल्ड फॉर्मिंग के केस में जो आपकी ग्रेन बाउंड्री पहले थी वही नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म कर रहे हो ना बॉडी को, तो वो ग्रेन बाउंड्री भी डिफॉर्म होगी। करेक्ट है? हॉट फॉर्मिंग में क्या हो रहा है कि यहां पे जो आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो वो अबाउ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे हो। जो भी डिफॉर्मेशन हुआ, जब आप मटेरियल को कूल करोगे तो रेट ऑफ कूलिंग के हिसाब से आपको नया माइक्रोस्ट्रक्चर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? और कोल्ड फॉर्मिंग में क्या होगा, क्योंकि फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसमें और ज्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। राइट चलिए, अब डिफरेंस इन हॉट वर्किंग
एंड कोल्ड वर्किंग। पहला क्या डिफरेंस है? हॉट वर्किंग परफॉर्म्ड above the recrystallization temperature. Cold working below recrystallization. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझना जरूरी है। हॉट वर्किंग को हम तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे हैं, कोल्ड वर्किंग को बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहाँ पे समझना जरूरी है, जिसके लिए ही हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग को हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है। मान लो कि ये मटेरियल जो है वो मैंने फॉर्मिंग से बनाया है। फॉर्मिंग से बनाया मतलब इसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करके बनाया है, करेक्ट है। तो जो रॉ मटेरियल मैंने लिया था बिलेट यानी कि रॉ मटेरियल, तो बिलेट और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दोनों की स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, क्यों बेटा? ओके, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। वर्कपीस और चिप में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? चिप की। क्यों? स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होती है? स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। जब आप बिलो द लोअर यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड अगर बॉडी को आप डिफॉर्म करते हो तो वहां पे एक फिनोमिना होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, जिसकी वजह से बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो स्ट्रेन हार्डनिंग होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर? देखो, आप बॉडी को डिफॉर्म करोगे तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा, और एक टाइम के बाद जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है। एक्चुअली मैं इसको बता देता हूं कि होता क्या है। बॉडी जो फेल होती है वो फेल होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशंस। डिसलोकेशन क्या है? क्रिस्टल की इम्परफेक्शन है। जैसे जैसे आप बॉडी को डिफॉर्म करोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डिसलोकेशंस बढ़ेंगे, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ डिसलोकेशंस बढ़ेंगे तो बॉडी का फेल होने की चांसेस बढ़ेंगी या घटेंगी? डिसलोकेशंस के मूवमेंट के कारण ही बॉडी फेल होती है, चांसेस बढ़ेंगे। ओके, चल अब आगे की बात समझो कि एक जार में एक मैंने मार्बल डाल दिया, उसको हिलाऊंगा आवाज आएगी, आई आवाज। उसमें 2 मार्बल और डाल दिया, अब हिलाऊंगा तो आवाज तेज हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन एज्यूम करो कि उसको आपने कंप्लीटली फिल कर दिया है मार्बल से। अब करोगे तो क्या होगा? अब आवाज नहीं आएगी। तो देखो यही क्या हो रहा है। पहले क्या हुआ था? पहले एक डिसलोकेशन था, जब आपने 2 मार्बल डाल दिए तो जो मूवमेंट था डिसलोकेशंस का, मार्बल का जो मूवमेंट था वो बढ़ गया। लेकिन जब आप उसको फिल कर देते हो कंप्लीटली तो एक मार्बल के मूवमेंट को दूसरा मार्बल रोक दे रहा है। तो जब एक डिसलोकेशंस की सीमा एक से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक डिसलोकेशन के मूवमेंट को दूसरा डिसलोकेशन रोक देता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो जब भी आप बॉडी को डिफॉर्म करोगे अबव द यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड जब भी आप बॉडी को डिफॉर्म करोगे तो वहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमिना होता है। यानी कि अब जो आपको डिफॉर्म मटेरियल मिला है उसकी स्ट्रेंथ ओरिजिनल मटेरियल की तुलना में ज्यादा होगी। वेरी गुड।
ठीक है, तो सेम सवाल अपन फिर यहाँ पूछते हैं कि जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट होगा और बिलेट होगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? बिलेट की तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट की होगी, हमेशा होगी, दोनों जगह पे होगा, हॉट वर्किंग में भी और कोल्ड वर्किंग में भी। हॉट वर्किंग में नहीं होगा, हाँ, दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरे को मिला है उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ कोल्ड वर्किंग में ज़्यादा होगी, हॉट वर्किंग में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हॉट वर्किंग में ज़्यादा? नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया, पुराने से कोई लेना देना था नहीं, अब रेट ऑफ कूलिंग के हिसाब से अब अपना फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर आप ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है कोल्ड वर्किंग में, वो बॉडी के अंदर ही रह जा रहा है, उसमें कोई रिकवरी नहीं हो रही है, राइट। तो कोल्ड वर्क मटेरियल्स are subjected to strain hardening, whereas in hot work material there is no strain hardening. There is no strain hardening. The next difference is, अच्छा हाँ, एक पॉइंट डिफरेंस ये भी नोट कर लो। अब कोल्ड वर्क मटेरियल because cold work materials are subjected to strain hardening, strain hardening cold work materials are hard एंड ब्रिटल। हार्डनेस बढ़ेगी तो साथ साथ में एक प्रॉब्लम भी आती है, दैट इज ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस? ब्रिटल का मतलब होता है कि वो बॉडी इम्पैक्ट लोड को सस्टेन नहीं कर पाएगी। इम्पैक्ट लोड को सस्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए? जो एनर्जी आप बॉडी को दे रहे हो, बॉडी को वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, लेकिन ये मटेरियल ऑलरेडी स्ट्रेन हार्डन हो चुका है, तो ये ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है, तो अब इसमें और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। इसका मतलब इसका टफनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हार्डनेस तो बढ़ गया, लेकिन टफनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर अपने को अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके उसकी टफनेस को इंप्रूव करना पड़ता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर जब अपन जाएंगे मटेरियल्स में। हायर फोर्स एंड पावर इज रिक्वायर्ड, कहाँ पे? रिक्वायर्ड इन कोल्ड वर्किंग there are more dimensional
stability and accuracy, sorry, dimensional stability से तो accuracy हो ही गया, same point हो गया. Dimensional stability and surface finish in cold work. Next point, all materials cannot be, क्या cannot be क्या नहीं कर सकते, hot work की cold work, all materials cannot be, क्योंकि देखो जब आप मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो आप उसकी डक्टिलिटी को, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगी तो उसके प्लास्टिकली डिफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाएगी. तो अगर ब्रिटल मटेरियल है तो आप उसको कोल्ड वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ब्रिटल है इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन को अब सस्टेन नहीं कर पाएगा. डिफॉर्मेशन करने के लिए बॉडी को क्या होना चाहिए, डक्टाइल. तो सारे मटेरियल को हम कोल्ड वर्क नहीं कर सकते. ऑल मटेरियल्स कैन नॉट बी कोल्ड वर्क. एंड देयर इज इसको एक मिनट क्या लिखना चाहिए, the extent of cold work is limited. बोले का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंड ऑफ कोल्ड वर्क इज लिमिटेड का मतलब हुआ कि कोल्ड वर्क से मैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अगर 30% का कर पा रहा हूं तो हॉट वर्क में मैं उस डिफॉर्मेशन के लिमिट को बढ़ा सकता हूं. यानी कि जो डिफॉर्मेशन की लिमिट होगी वो कोल्ड वर्क में कम मिलेगी, अगर हम हॉट वर्क में जाएंगे तो उस डिफॉर्मेशन की लिमिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं. राइट, चलिए ठीक है, बैठ जा. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस को आप लिखते हो फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट. चलिए जी, अब जरा आप यहां पे ध्यान से समझने की बात है, ये एक बार था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, राइट. अब मैं इस पे अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया मैंने, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. अब मैंने इसमें एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, अब भी एरिया ए रहेगा. अब एरिया टेंसाइल फोर्स लगा है तो कम होगा, कंप्रेसिव लगा होगा तो बढ़ जाएगा. क्लियर. तो ये जो आप स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे को बोल रहे हो, ये एफ बाई ए में ए कौन सा ए होता है, इसमें दोनों हो सकता है, पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है. ठीक है. अभी तक जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे मॉस में, हम कौन सा एरिया लेते थे, इनिशियल एरिया लेते थे. तो इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस. दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, राइट. लेकिन ये बताओ, जब मैं फोर्स अप्लाई कर दिया हूं तो जो स्ट्रेस लग रहा है, एक्चुअल स्ट्रेस जो लग रहा है वो एफ अपॉन ए नॉट लग रहा है क्या, एफ अपॉन ए नॉट लग रहा है क्या बेटा. अब जो स्ट्रेस लग रहा है ट्रू स्ट्रेस, ये एक्चुअल स्ट्रेस जो लग रहा है वो है एफ अपॉन ए फाइनल, राइट. तो ट्रू स्ट्रेस जो है वो एफ अपॉन ए फाइनली होगा. लेकिन बच्चों जब हम डिजाइन करते हैं या मॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया भी था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां पे आपने सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करना होता है. वहां पे ट्रू स्ट्रेस, डिजाइन में ट्रू स्ट्रेस का कोई मतलब
नहीं है, क्योंकि मैं बताया था पहले भी आपको कि अगर आप ट्रू स्ट्रेस को लेकर डिजाइन करोगे तो आपकी बॉडी हो जाएगी फेल। आपको डिजाइन करना है यूजिंग द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। चलिए, लेकिन फॉर्मिंग में ट्रू स्ट्रेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली इन कोल्ड वर्किंग, क्योंकि ये ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू ही डिफाइन करती है कि किस एक्सटेंट तक बॉडी में स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। तो कोल्ड वर्किंग के लिए ये ट्रू स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, राइट। चलिए, relation between true stress and true stress and engineering stress. दोस्तों, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो। F by A naught, where A naught is the initial area. And what is the relation for true stress? F by A final, right? चलिए जी, अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का, सॉरी स्ट्रेस तो लिख दिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, राइट। एंड ट्रू स्ट्रेन इज गिवन एज Ln L final divided by L initial, right? Now let's try to find out the relation between sigma and sigma naught and sigma t. सिग्मा नॉट और सिग्मा टी के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अरे यार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई गॉट F इक्वल्स टू कितना? सिग्मा नॉट इंटू ए नॉट, राइट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई गॉट F इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए फाइनल, राइट। तो अब मेरे को क्या मिला? सिग्मा नॉट ए नॉट इक्वल टू सिग्मा टी ए फाइनल, राइट। तो हमें मिला सिग्मा नॉट इक्वल्स टू सिग्मा टी इंटू ए फाइनल अपॉन ए नॉट, करेक्ट है। अब बॉडी को जब मटेरियल जितना जो आपका बिलेट का वॉल्यूम था, फाइनल प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम नहीं होता है, चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं मॉस में बेटा। डेल वी बाई वी हमने कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था? चेंज नहीं होता है, लेकिन वो जो चेंज होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, दैट इज हम मानते हैं कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम, राइट। तो इसको नोट कर लो, वॉल्यूम
is assumed as same before and after deformation. बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन. तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? एल नॉट ए नॉट इज इक्वल्स टू एल एफ ए एफ. सो ए एफ बाई ए नॉट will become L naught by LF. राइट. चलिए, तो मेरे को मिला सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा टी एल नॉट बाई एल एफ, या मैं लिख सकता सिग्मा नॉट इक्वल टू ए एफ अपॉन ए ओ, तो हो जाएगा एल ओ अपॉन एल एफ. करेक्ट. और आई कैन राइट सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एल एफ अपॉन एल नॉट. राइट. तो सिग्मा टी को मैं लिख सकता हूं सिग्मा नॉट, एल एफ को मैं क्या लिख सकता हूं? एल नॉट प्लस डेल्टा एल. हुआ कि नहीं? एल नॉट डिवाइड एल नॉट फाइनल लेंथ क्या होगा? इनिशियल लेंथ प्लस चेंज ऑफ लेंथ. राइट. तो क्या मिला आपको? सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल नॉट. डेल्टा एल बाई एल नॉट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट. तो मेरे को क्या मिला? सिग्मा टी इक्वल्स टू ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस, क्या लिखेंगे इसको अपन? एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों? चलिए, राइट डाउन. पावर्स, strain, hardening law, powers, strain, hardening law, sigma equals to k epsilon to the power n. Here sigma and epsilon are true stress, या इसको सिग्मा टी कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको ना. सिग्मा एंड एप्सिलॉन आर ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन. K is known as the strength coefficient of material. N strain hardening
exponent n is strain hardening exponent. अब जरा समझो इस रिलेशन को. ये रिलेशन आपको बताती है कि मटेरियल में किस एक्सटेंट तक स्ट्रेन हार्डनिंग होगी. आपकी फाइनल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि आपने इसमें स्ट्रेन कितना इंड्यूस किया. राइट. द फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल final strength of the material is given as sigma final. क्या फॉर्मूला बन जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन फाइनल टू द पावर n. यानी कि जितना एक्सटेंट ज्यादा होगा स्ट्रेन का, उतना ज्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग होगा. एम आई क्लियर? किस एक्सटेंट तक आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी मटेरियल की फाइनल स्ट्रेंथ डिफाइन होगी. कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहां तक? चलिए, अब मान लो कि आप एक मटेरियल को कोल्ड वर्क कर रहे हो. आप एक मटेरियल को कोल्ड वर्क कर रहे हो, राइट. तो बिलेट की स्ट्रेंथ कुछ और थी और फिनिश प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कुछ और मिलेगी मेरे को. फिनिश स्ट्रेंथ की जो फिनिश मटेरियल की जो स्ट्रेंथ आएगी मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, राइट. और जो बिलेट की स्ट्रेंथ थी वो मेरे को पता थी. अब मेरे को बोलता है कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स और पावर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन. तो कौन सी स्ट्रेंथ आप कंसीडर करोगे, पहली वाली या बाद वाली? तो वहां पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज स्ट्रेस, है ना. तो एवरेज स्ट्रेस इज गिवन एज सिग्मा एवरेज equals to K into epsilon F to the power n divided by 1 plus n where epsilon F is final true strain. डिफॉर्मेशन के बाद जो आपको ट्रू स्ट्रेन रख रही है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज दिस वैल्यू सिग्मा एवरेज. इज दैट क्लियर? नोट, if n is not given, it can be assumed that n equals to epsilon f. अगर आपको n का वैल्यू वैसे बेसिकली क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, पर नहीं दिया होता है तो एक मोटा मोटी रिलेशन हम यूज करते हैं कि n इक्वल टू एप्सिलॉन f. व्हाट इज एप्सिलॉन f? कौन सा? यहाँ पे देख, हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, अभी कोल्ड वर्किंग में जब भी बात करेंगे हम खाली ट्रू की ही बात करेंगे. यहाँ पे हमारे को इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है. जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन ही होगा. इज दैट क्लियर? चलिए, let's solve this problem.
दिया है, चलो देख लेते हैं भाई सी की डी। ये आ गया तेरा, कल देखते हैं। The material is ultimate tensile strength of material is 400 MPa। ये क्या दिया हुआ है मेरे को? हाँ नहीं, सिग्मा नॉट है भाई, ये सिग्मा नॉट and the elongation up to a maximum load is इतना। If the model obeys the power sorting law, then the true station relationship is in the plastic deformation range is सिग्मा इक्वल्स टू होता है k इंटू एप्सिलॉन n, है ना। और यहाँ पे मेरे को डेटा दिया है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0.35, राइट। एप्सिलॉन t becomes ln l naught plus del l by l naught, right? So I got epsilon t equals to ln 1 plus epsilon naught ठीक है। तो एप्सिलॉन टी क्या आ गया मेरे पास में? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन नॉट आपको दिया हुआ है 0.35, कितना आया? 0.3, right? Now I can consider n, खाली ये 400 दिया है और ये 35% elongation up to and elongation up to maximum load is यहाँ पे I have to assume that n equals to epsilon t, so I got the relation n equal to 0.3, clear? तो अब मेरे पास में इक्वेशन आ रही है सिग्मा इक्वल्स टू k epsilon to the power 0.3, राइट। अब यहां पे सिग्मा और एप्सिलॉन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन यहां पे सिग्मा और एप्सिलॉन क्या है, कौन सा स्ट्रेस है ये, कौन सा, क्लियर है ना।
यहाँ पे पावर लॉ में जो सिग्मा और एप्सिलॉन है दैट इज ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, करेक्ट है। अब आपको के का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू आप निकाल चुके हो, एप्सिलॉन का वैल्यू आप निकाल चुके हो, एप्सिलॉन एफ आया था 0.3, ट्रू स्ट्रेस चाहिए ना मेरे को 0.35, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन था। अब यहां पे सिग्मा मेरे को चाहिए, सिग्मा इक्वल्स टू, हमने अभी निकाला था रिलेशन, सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो कितना आ गया ट्रू स्ट्रेस 540, करेक्ट है। तो आपका क्या हो गया 540 इक्वल्स टू के इंटू 0.3 टू द पावर 0.3। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, कितना आ रहा है, के इक्वल टू 775। सो द रिलेशन इज एप्सिलॉन इक्वल टू 775 इंटू एप्सिलॉन टू द पावर 0.3। सो द राइट आंसर इज, सब निकाल दिए थे, बस बी को छोड़ के ना, ए सी डी सब आ गया था क्या, क्या, चलो राइट डाउन, रोलिंग is the forming process where billet is passed through set of rollers, set of rollers। तो रोलिंग में हम जो शीट है या बिलेट है उसको हम दो रोलर्स के बीच में पास करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा इसमें, इसमें दो रोलर से पास करोगे तो क्या होगा, दैट डिक्रीजेस थिकनेस ऑफ शीट, डिक्रीजेस द थिकनेस ऑफ शीट। तो थिकनेस को डिक्रीज करने के लिए हम रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें लगेंगे मिनिमम दो रोलर, तो दो रोलर ले लेते हैं अपन पहले।
चलो बच्चों, अब यहां पे जो थिकनेस मेरे को मिली दैट वाज h1। h1 क्या है? h1 अच्छा, ये रोलर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका। रोलर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। रोलर जो है वो v वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ थिकनेस कितनी थी आपकी शीट की, और फाइनल थिकनेस आपको क्या मिला? h2, राइट। तो पहला टर्म हमको जो मिलता है दैट इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट डेल्टा h, दैट इज h1 माइनस h2। क्लियर? दोस्तों, यहां पे रोलर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और शीट इस रोलर के बीच से पास हो रही है, राइट। यानी कि शीट की भी वेलोसिटी होगी, यस नो? अब मेरे को ये बताओ कि शीट की वेलोसिटी v से ज्यादा होगी या v से कम होगी? v के मतलब तुम ये कह रहे हो कि यहां पे वेलोसिटी v रहेगी और यहां पे भी वेलोसिटी v रहेगी। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों नहीं होने वाला? देखो जरा, क्योंकि थिकनेस जो है एक जगह पे आपकी h1 है, करेक्ट है। देखो तो यहां पे मेरे को क्या रिलेशन मिलेगा? h1 इंटू डब्ल्यू इंटू v1, राइट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h2 इंटू डब्ल्यू इंटू v2। तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी जो है वो v1 है और यहां पे वेलोसिटी v2 है। v2 वेलोसिटी मेरे को मिल रही है h1 बाई h2, करेक्ट है। इसका मतलब हमको क्या मालूम चला? v2 इज ग्रेटर देन v1, राइट। और जो रोलर की वेलोसिटी है v, दैट विल लाई इन बिटवीन v2 एंड v1। रोलर की जो वेलोसिटी है दैट विल लाई बिटवीन v2 एंड v1, करेक्ट। ये पॉइंट पे देखो बच्चों, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं से पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 पे क्या वेलोसिटी मिली मेरे को? पॉइंट 1 पे क्या वेलोसिटी होगी? v1। पॉइंट 2 पे वेलोसिटी v2 होगी। तो वेलोसिटी जो है वो ये लाइन के अलोंग चेंज हो रही है, v1 से v2 हो रही है। v1 जो था वो रोलर वेलोसिटी से v2, सॉरी, v1 रोलर वेलोसिटी से कम होगा ना। v1 जो है वो रोलर वेलोसिटी से कम होगा, v2 जो है वो रोलर वेलोसिटी से ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पे एक रीजन ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि रोलर की वेलोसिटी और शीट की वेलोसिटी सेम होगी। इज दैट क्लियर? तो
point, neutral point is the point where the velocity of roller मैंने क्या इक्वेशन लिखा है यहाँ पे? हाँ ठीक लिखा है. वेलोसिटी ऑफ रोलर इज ग्रेटर देन, अरे यार, is the point where velocity of roller is equal to the velocity of plate, velocity of sheet. वो पॉइंट जहां पे रोलर वेलोसिटी और शीट की वेलोसिटी इक्वल होगी उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट. थर्ड, from entrance to the neutral point, region is known as lagging zone. फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू द, इसको अपन लीडिंग, वो लैगिंग होगा. न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट टू द एग्जिट, हाँ ठीक है. फ्रॉम एंट्रेंस टू द न्यूट्रल पॉइंट रीजन इज नोन एज लैगिंग zone, and from neutral point to the exit is known as leading zone. लीडिंग जोन. अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है अपने को कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन रोलर पे, सॉरी प्लेट पे किस डायरेक्शन पे आएगा. देखो समझो अब जरा इसको. पॉइंट 1 से लेके पॉइंट n तक का अपन पहले कैलकुलेशन करते हैं. पॉइंट 1 से लेके पॉइंट n तक का, न्यूट्रल पॉइंट तक का, करेक्ट है. पॉइंट 1 से लेके न्यूट्रल पॉइंट तक में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, रोलर की या शीट की? रोलर की वेलोसिटी ज्यादा है. इसका मतलब जो है कि रोलर जो है वो कॉज ऑफ मोशन है. 1 से लेके n तक रोलर इज द कॉज ऑफ मोशन, करेक्ट है. रोलर इज द कॉज ऑफ मोशन, तो रोलर पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? रोलर की वेलोसिटी के अपोजिट. तो शीट पे क्या हो जाएगा? शीट में रोलर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाएगा. एम आई क्लियर? तो 1 से लेके न्यूट्रल पॉइंट तक यानी कि ट्रेलिंग जोन में जो फ्रिक्शन होगा वो जिधर प्लेट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर है? और यही कॉज होता है शीट को आगे लेकर जाने का.
राइट। हाँ ठीक है, अब जब अपन लीडिंग एज में जाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फ्रिक्शन इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 to n, इसलिए मेरी शीट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, पॉइंट नंबर 4, friction acts in the direction of sheet velocity in ट्रेलिंग या लैगिंग जोन, ट्रेलिंग जोन भी बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग जोन और लैगिंग जोन, इन लैगिंग जोन and this friction is responsible for the motion of sheet। तो बेसिकली हमको ये बात समझ में आई कि ये शीट मूव क्यों कर रही है, क्योंकि शीट वेलोसिटी की डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यानी कि शीट को मूव करने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये शीट मूव नहीं करेगी। इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द शीट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। चलिए, फॉर द रोलिंग operation, calculate first draft, second angle of bite, theta, length of contact LC, fourth area of contact, AC, और क्या निकालना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया। फिफ्थ, condition for self entry or maximum draft या maximum possible draft, average force, and average power। चलिए दोस्तों, रोलिंग में जितना मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है। बाकी किताब में
ऐसी ऐसी इक्वेशन आपको दिखेगी जिसको देख के आपका सर घूम जाएगा। लेकिन गेट में वही सवाल पूछे जाते हैं जो हम सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये आप सिंपल ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं हिंट देता हूं आपको। सारे क्वेश्चन में कहीं मेरे को कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक मैकेनिक्स और ज्योमेट्री को यूज करके आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, गिवन डेटा क्या है वो लिख लो यहाँ पे। गिवन डेटा diameter of the roller r, roller diameter, sorry, roller radius r, h1 h2 and mu, h1 h2 and mu, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ, एंड सिग्मा एवरेज भी लिख लो, सिग्मा एवरेज यानी कि एवरेज स्ट्रेंथ कितना लगेगा इसको डिफॉर्म करने के लिए, वो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फटाफट, ये क्वेश्चन में कहीं कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पहला सवाल क्या है, क्या हुआ ड्राफ्ट, h1 h2 मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, h1 h2 राइट, क्लियर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ बाइट। क्या होता है एंगल ऑफ बाइट, समझ लो। एंट्रेंस से एग्जिट तक जो एंगल फॉर्म हुआ है सेंटर पे, दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ बाइट। क्या चाहिए भैया थीटा को निकालने के लिए मेरे को, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए। अरे रोलर रेडियस तुमको दिया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ तुमको मालूम है r माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एच बाई 2 होगा ना, दोनों तरफ से जा रहा है ना, तो r माइनस डेल्टा एच बाई 2 करेक्ट है। ये लेंथ तुमको मालूम चल गया, ये लेंथ तुमको मालूम है, यू कैन इजिली कैलकुलेट थीटा। क्लियर है, तो थीटा मिल गया। अब थीटा के बाद मेरे को क्या निकालना है, ये आर्क 1 2 का लेंथ, थीटा मालूम चल गया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इंटू आर, राइट। चलिए थर्ड क्या निकालना था, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या क्या क्या, किसका एरिया निकाल रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बोला है तेरे को निकालने के लिए, वर्क पीस का वो एरिया जो रोलर के कांटेक्ट में है, शीट का वो एरिया जो रोलर के कांटेक्ट में है, क्या होगा वो, रोलर का लेंथ एल, रोलर का लेंथ की रोलर का W इज गिवन टू यू, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय क्या, एंगल। अरे यार तुम लोग कुछ भी कुछ बोलते रहते हो मेरे भाई, एरिया निकालने के लिए बोला है ना तुमको, तो एरिया क्या होगा, 1 2 का लेंथ
इसको हम क्या कह रहे हैं? लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट इंटू विड्थ विल गिव यू द एरिया. इज इट क्लियर? चलो जी, अगला क्या बोलता है? कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री. अब ये इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लो थोड़ा सा. देखो यहां पे एंट्रेंस पॉइंट 1 की हम बात करते हैं. ये रोलर में शीट कैसे एंटर होगी? यहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. वन है पी, वन है एक यहां पे फोर्स एक्ट कर रही है पी. पी यानी कि वो फोर्स जो रोलर शीट पे अप्लाई कर रहा है. इज दैट क्लियर? और उसके टेंजेंशियली क्या एक्ट करेगा? म्यू पी. P is what? Is the normal reaction applied by the point. खाली 1 को देखो, बाकी भूल जाओ अभी, है ना. सिर्फ पॉइंट 1 पे देखो. तो पॉइंट 1 में रोलर और शीट कांटेक्ट पे है. जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे रिएक्शन फोर्स आता है. तो P रिएक्शन फोर्स आ रहा है. P is the reaction force on point 1 और म्यू इंटू आर इज द फ्रिक्शन फोर्स. तो म्यू पी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स आ गया. क्लियर? म्यू पी का डायरेक्शन किधर होगा? पॉइंट 1 की हम बात कर रहे हैं तो म्यू पी का डायरेक्शन किधर होगा? म्यू पी, अरे यार, शीट के डायरेक्शन में या शीट के अपोजिट डायरेक्शन में? म्यू पी जाएगा शीट के डायरेक्शन में. करेक्ट है. और पी जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. अरे यार, पी जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. करेक्ट है. अब P का एक कंपोनेंट आएगा V1 के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में. P का एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में और म्यू पी का भी एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में. लेकिन P का जो कंपोनेंट है, P का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के, P का जो कंपोनेंट आ रहा है, देखो ये कंपोनेंट आया P का, दैट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी. करेक्ट है. और म्यू पी का जो कंपोनेंट आएगा वो अलोंग द वेलोसिटी होगा. तो इसका मतलब है कि म्यू पी का जो कंपोनेंट आ रहा है वो पी के कंपोनेंट से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए. एम आई क्लियर? बात समझ में आई? फिर से समझा रहा हूं. पी का कंपोनेंट ब्लेड वेलोसिटी के अपोजिट जा रहा है और म्यू पी का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग जा रहा है. तो म्यू पी वाला जो कंपोनेंट है वो पी वाले कंपोनेंट के बराबर या ज्यादा होना चाहिए. लिमिटिंग कंडीशन में हम बराबर ही करेंगे उसको. तो वहां से आपको मिल जाएगा कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री. क्योंकि अगर ये वाला कंपोनेंट ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो अंदर नहीं आ पाएगा. इज दैट क्लियर? वहां से आपको मिल गया कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री. राइट. नेक्स्ट क्या निकालना है? हाँ, एवरेज फोर्स. एवरेज फोर्स के लिए एवरेज शियर स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, सिग्मा एवरेज दिया हुआ है. क्या करोगे उसमें? मल्टीप्लाई. कॉन्टेक्ट एरिया को मल्टीप्लाई कर दो. क्या मिल गया आपको? एवरेज फोर्स. इज दैट क्लियर? व्हाट नेक्स्ट? पावर होता है फोर्स इंटू, तो कौन सा फोर्स और कौन सी वेलोसिटी? पावर एवरेज फोर्स. एवरेज फोर्स इंटू रोलर वेलोसिटी होगा. अरे मेरे भाई, एवरेज फोर्स जो तेरा लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना. और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है रोलर की? ये है ना, टेंजेंशियल होती है ना वेलोसिटी. फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है. तो पावर जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, जहां पे कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में होनी चाहिए. करेक्ट है. तो यहां पे या फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है. राइट. तो मैं क्या करूंगा? एफ एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, मैं फ्रिक्शनल फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा रोलर वेलोसिटी को. दैट विल गिव मी द पावर. इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? घर जाके बना के लाएंगे इसको.
ठीक है, कोशिश कोशिश नहीं करना है यार, बनाना है, बन जाएगा। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, गेट में कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बनाना होता है। चलो फिर कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को अपन इसको डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, चलो फिर मंडे को करते हैं डिस्कस।